दोस्तों एक 24 साल का जवान और हैंडसम लड़का होता है जिसका नाम अमन होता है, जो कि मुंबई के रेलवे स्टेशन पर, जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, वहां पर बैठा हुआ ट्रेन का इंतजार कर रहा था। दरअसल जो अमन है वो लखनऊ का रहने वाला था। रेलवे का एग्जाम देने के लिए वो मुंबई गया था। मुंबई उसका सेंटर पड़ा हुआ था। एग्जाम देने के बाद जब एग्जाम क्लियर हो जाता तो शाम को उसे लखनऊ की ट्रेन पकड़नी थी, जिसका उसने पहले से रिजर्वेशन करा दिया था। वो मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था, क्योंकि जो ट्रेन है वो 1 घंटा लेट थी। वो प्लेटफॉर्म पे बैठकर रेल का इंतजार कर रहा था। 1 घंटा इंतजार करने के बाद जो उसकी मतलब रेल थी वो प्लेटफॉर्म पे आकर लग जाती है, और जैसे ही अनाउंस होता है चलने का, वो लड़का जो है अपना वो सामान वगैरह लेकर एक कंबल निकालता है और ओढ़ कर जो बर्थ होती है यानी कि लेटने वाली, उस पर लेट जाता है। दोस्तों ट्रेन चलने में अभी 5 मिनट बाकी थे कि इधर दोस्तों क्या होता है कि एक लड़की भागती हुई, बहुत देखने में सुंदर और खूबसूरत थी, दौड़ती हुई आती है और उस ट्रेन के अंदर आकर जिस डिब्बे में अमन बैठा हुआ था, अमन के कंबल था उसका, उसी कंबल में जाकर लेट जाती है। उससे कहने लगती है कि प्लीज हमारी मदद करिए, मुझे मदद की बहुत जरूरत है, मुझे यहाँ लेट जाने दीजिए, किसी को बताइएगा मत। इससे अमन पहले कुछ कह पाता है, वो लड़की कुछ कह पाती, लड़की उसके कंबल में छुपकर लेट जाती है। आगे अमन लेटा हुआ था। इधर देखता है कि जैसे ट्रेन चलने का अनाउंसमेंट होता है, उस ट्रेन के अंदर 5-6 गुंडे यानी कि बहुत मुस्टंडे हट्टे कट्टे 6 लड़के अंदर घुस आते हैं और पूछने लगते हैं कि आपने यहाँ पर कोई एक लड़की देखी है जो कम से कम 22-23 साल की उम्र की है। सब लोग जितने भी यात्री थे वो कहने लगते कि हमने तो किसी को नहीं देखा। जो लड़के थे यानी गुंडे लोग, वो ट्रेन में बराबर ढूंढते रहते हैं, हर किसी से पूछते हैं, लेकिन सब यही कहते हैं कि हमने किसी को नहीं देखा। इस प्रकार दोस्तों जैसे ट्रेन चलने लगती है, वो जो लड़के उस लड़की को ढूंढ रहे थे वो तुरंत सारे उतर जाते हैं। जब वो उतर जाते हैं ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन चलते चलते 10 मिनट गुजर गए थे। अमन कहता है अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे वो चले गए हैं, तुम बाहर आ सकते हो। रितिका दोस्तों जो लड़की थी उसका नाम रितिका होता है। रितिका थर थर कांप रही थी, उसके हाथ पैर मतलब इस तरीके से कांप रहे थे, आंखें इतनी लाल रखी थी कि मतलब कह नहीं सकते, अंदर से उसके इतना डर भरा हुआ था। अमन जब उसको देखता है तो कहता है कि आप पानी पी लीजिए। अमन उसको पानी देता और कहता है आप शांत हो जाइए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। कौन ये लोग थे, आप लोग आपको मतलब क्यों ढूंढ रहे थे, क्या आपने कुछ किया है? तब रितिका कहने लगती है कि आपने जो मेरी हेल्प की है, मुझ पे जो एहसान किया है, मतलब उस चीज को मैं जिंदगी में नहीं भुला सकती, लेकिन अभी मैं कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ, समय आने पर मैं बता दूंगी। बस मेरी इतनी हेल्प कर दीजिए कि जहां आप जा रहे हैं मुझे संग लेकर चलिए। इस प्रकार दोस्तों वो लड़की जो है फिर अमन के कम्बल में लेट जाती है। और उसके बाद दोस्तों अमन और उस लड़की के बीच आगे सफर में क्या होने वाला था, बहुत ही रोचक घटना है, क्योंकि दोस्तों आज की घटना रोचक के साथ साथ बहुत ही मनोरंजन करने वाली है, जिसका एंड काफी अच्छा है। तो दोस्तों आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले, घटना आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पसंद है, और अगर चैनल पहली बार आए तो ऐसी घटनाओं को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज अपना जब आप कमेंट करते हैं अपने नाम के साथ आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं ये भी जरा लिख दीजिए करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा आपका नाम लेते हुए। तो चलिए दोस्तों घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो घटना हमारे मुंबई की है। दरअसल मुंबई के अंदर यानी कि मुंबई में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम मनिक चंद था, जो कि एक बिजनेसमैन थे। उनके 3 बच्चे थे, 2 उनके बेटे थे। बड़ा बेटा उनकी बिजनेस में हेल्प करता था, और एक छोटा बेटा, और तो इस सबसे छोटी थी उनकी बेटी जिसकी 19 साल की उम्र थी, नाम था रितिका। जब 19 साल की उम्र में रितिका जो है मुंबई के एक टॉप कहते हैं स्कूल के अंदर 11 क्लास की पढ़ाई कर रही थी। रितिका अपने भाई बहनों में बहुत अच्छी थी, क्योंकि रितिका के जो भाई थे वो तो अपने पिताजी का बिजनेस ही संभालना चाहते थे, लेकिन रितिका की ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहती है, और डॉक्टर बनने के बाद वो उन गरीब लोगों की सहायता करना चाहती, फ्री में इलाज करना चाहती। जब रितिका अपने पेरेंट्स के सामने ये कहती थी तो उनके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि रितिका दोस्तों अपने माँ बाप की अकेली थी, दूसरा लाडली थी, और उसका स्वभाव बहुत नरम और मतलब बहुत ही ज्यादा क्यूट और मासूम लगती थी, दिखने में बहुत सुंदर थी। उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। जब अपनी बच्ची के मुंह से ऐसे शब्द सुनते थे
तो जो मतलब व्यक्ति थे मानिक चंद, वो बहुत खुश हो जाते थे, सोचते थे कि हमारी बेटी की सोच कितनी अच्छी है। इधर मानिक चंद बहुत पैसे वाले थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही आम व्यक्तियों के जैसा था, कोई घमंड नहीं था। बल्कि जब भी उन्हें मतलब कभी भी किसी गरीब व्यक्ति को देखते थे, उनको लगता था कि उनकी मदद करनी चाहिए, वो सबसे पहले हाथ बढ़ाकर आगे ही आते थे। इस तरीके से दोस्तों मानिक चंद की जिंदगी बहुत अच्छी कट रही कि एक दिन का क्या वाकया होता है कि रितिका जो है जिस मतलब स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, तो वहां ये स्कूटी लेकर पढ़ने जाती थी। स्कूल से आती है, स्कूल से अपना आके सारा मतलब जो भी उनकी दिनचर्या होती है उसको खत्म करती, शाम के समय उसको कोचिंग जाना होता है। तो वो अपनी स्कूटी लेकर कोचिंग के लिए जाती। जब वो कोचिंग से वापस आ रही थी तो काफी अंधेरा हो चुका था। इसी वक्त दोस्तों क्या होता है कि एक गाड़ी आती है और उसकी स्कूटी में आकर टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से यानी कि स्कूटी में टक्कर लगती है। रितिका स्कूटी के साथ सड़क पर गिर जाती है, उसके कुछ खरोचे भी आ जाते हैं। इधर जिस कार ने टक्कर मारी थी उस कार से दो व्यक्ति उतरते हैं और रितिका से कहने लगते हैं कि बेटा सॉरी, हमसे गलती से हो गया, आप संभलिए। उसको संभालते हैं तो रितिका बदले में कहती कोई बात नहीं अंकल, मेरी चोट नहीं आई है, आप परेशान मत होइए। लेकिन वो दोनों व्यक्ति रितिका से कहने लगते हैं कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैं आपको हॉस्पिटल लेकर नहीं गया तो लोग मुझ पर ब्लेम करेंगे, तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। रितिका कहने लगती है कि मुझे इतनी नहीं लगी है, मैं किसी से कुछ भी नहीं कह रही हूँ, आप जाइए अंकल, मुझे नहीं लगी है। लेकिन वो दोनों व्यक्ति मानते नहीं, जबरदस्ती रितिका को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। उस वक्त बहुत से लोग उनको देख भी रहे थे, लेकिन उन सबको यही लग रहा था कि दूसरे के पचड़े में क्यों पड़े। और दूसरा ये भी लग रहा था कि शायद इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ, तो इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों लड़की जो है यानी कि उसके साथ जबरदस्ती की जाती है एक तरीके के, उसको मना करने के बावजूद भी उसको गाड़ी में बिठा लेते हैं और हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों गाड़ी हॉस्पिटल के रोड पे नहीं जाती है, सुनसान इलाके में जाती है और रितिका को उस गाड़ी के अंदर बेहोश कर दिया जाता है। जब रितिका की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक कमरे के अंदर पाती है। जब वो कमरे से बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि वो एक कोठे के अंदर है, मुंबई के एक कोठे के अंदर थी। जिसके बाद दोस्तों वो काफी चीखती है, काफी चिल्लाती है। जो कोठे की मालकिन है उससे कहती है कि आपको जितना पैसा चाहिए, मेरे पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मैं उतना पैसा आपको दे दूंगी, बस मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो जो कोठे की मालकिन वो कहती है कि तेरा बाप जितना मुझे रुपए देगा ना, उतना तो रुपए मैं 10 दिन के अंदर कमा लूंगी। तू इतनी खूबसूरत है, लाखों में मैं खेलूंगी। इस तरीके से दोस्तों रितिका जो है 10 दिन तक उन लोगों के साथ लड़ती रहती है, बहुत कुछ कहती है, लेकिन 10 दिनों बाद वो थक हार जाती है, अपने हाथ खड़े कर देती है और जैसा वो लोग कह रहे था उसा करने पर उसे मजबूर कर दिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों एक अच्छी खासी लड़की, 19 साल की लड़की एक दलदल में फंस जाती है और जहां पर जो सभी लड़कियां उस दलदल में कर रही थी उसी के साथ भी वैसा ही होने लगता है। कस्टमर आने लगते हैं और उसे ना चाहकर भी उनके साथ संबंध बनाने पड़ते थे, एक बेश्या बन चुकी थी कह सकते हैं। और ये सब दोस्तों उसके संग 2 साल तक होता रहा। एक लड़की 2 साल तक कोठे के अंदर रही, उसे बाहर निकलने नहीं दिया। दोस्तों एक दिन वाकया होता है कि मतलब जो कोठे की लड़कियां होती हैं उनका हर 6 महीने में ट्रीटमेंट कराया जाता है, यानी सरकारी अस्पताल में चेकअप कराया जाता है। जिसके लिए रितिका को रहते रहते 2 साल हो चुके थे, माहिर हो चुकी थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि रितिका ने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया कि अब वो यही उसकी जिंदगी है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि रितिका ऐसा भी कर सकती है। जो वहां के मालिक के कोठे के बॉडीगार्ड वगैरह होते हैं वो रितिका को लेकर एक सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसका जब चेकअप कराया जाता है कि इधर ही वो चेकअप के दौरान अचानक वहां से भाग जाती है और भागते हुए सीधा मुंबई के जो रेलवे स्टेशन है, शाम का समय हो चुका था, वहां जाकर पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद दोस्तों ट्रेन लगी हुई थी लखनऊ वाली, उसे नहीं पता था। वो उस ट्रेन में जाकर अमन के कम्बल में जाकर छुप जाती है। जब वो लोग ढूंढते हैं, इधर ट्रेन चलने का अनाउंसमेंट हो जाता है, वो लड़के उतर जाते हैं। लड़की जो है हम बहुत ज्यादा अंदर से डरी हुई थी, सहमी हुई थी। जिसके बाद दोस्तों अमन उसे जगाता है, पानी पीने को देता है, कहता है कि आप डरिए मत। इधर जो टिकट वाला टीटी आ जाता है, तो रितिका के पास टिकट नहीं थी। वो टीटी को पैसे देती है अपने पास से और कहती है कि मेरी एक टिकट बना दीजिए। इसके बाद दोस्तों वो टिकट बना देता है। टिकट बनाने के बाद वो अमन से पूछती है कि ये ट्रेन कहाँ जाने वाली है, तो अमन कहता है कि ये लखनऊ जाएगी। तो वो लखनऊ की टिकट ले लेती है और फिर वहीं पर लेट जाती है। और अमन उससे बार बार पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहती है कि थोड़ा गाड़ी चल लेने दीजिए, अभी जब तक हम आधे सफर में पहुंचेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। जिसके बाद दोस्तों अमन उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखता रहता है, लेकिन लड़की इतनी डरी सहमी थी, कुछ कहने की बजाय वो चुपचाप कंबल के अंदर लेटी रहती। दोस्तों इधर रात में काफी समय भी हो चुका था, करीबन रात के 12-1 बज चुके थे। तब वो लड़की उठती है, अमन बैठा हुआ था।
तो अमन से कहने लगती है कि आपने आज जो मेरी मदद की है, उस मदद को मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं भुला पाऊँगी। क्योंकि एक ज़िंदगी मेरे माँ-बाप ने मुझे दी है, लेकिन आज जो तुमने ज़िंदगी दी है, मेरा दोबारा जन्म हुआ है। अमन कहता है कि इसका कोई बात नहीं, एक इंसान होने के नाते मेरी मदद करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये लोग कौन थे और तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? रितिका बताती है कि मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरे पिता एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं। और ये लोग कौन थे और मेरे साथ क्या कर रहे थे, ये वक़्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूँगी। बस इतना ही बता सकती हूँ, मैं पढ़ी-लिखी हूँ, बहुत अच्छे परिवार से हूँ। मेरे पिताजी बहुत पैसे वाले हैं। मेरे कुछ रिश्तेदार जो हैं लखनऊ में रहते हैं और मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी है जिसको मैं अभी बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन समय आने पर बता दूंगी। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो लखनऊ में रहते हैं और मैं कभी सालों से उनके घर आई गई नहीं हूँ और उनका एड्रेस भी प्रॉपरली मुझे पता नहीं है। मैं लखनऊ चल रही हूँ, शायद उनको ढूंढने की कोशिश करूंगी और उनके साथ वहीं पर रहूंगी। इस तरीके से दोस्तों अमन और रितिका एक दूसरे को पढ़ाई को लेकर, स्टडी को लेकर बातें करने लगते हैं। रितिका अमन से पूछती है कि आपका मुंबई कैसे आने हुआ? तो अमन बताता है कि मेरा रेलवे का एग्जाम था, इसीलिए मैं एग्जाम देने आया था। जैसे एग्जाम क्लियर हो गया, अब मैं लखनऊ जा रहा हूँ। लखनऊ से कुछ दूरी गाँव पर मेरा घर है। मेरे परिवार में मेरे माँ बाप हैं, एक मेरी बहन है और मैं हूँ। मेरा छोटा सा परिवार है। इस तरीके से दोनों के बीच खूब बातें होने लगती हैं। काफी उतरे लंबे सफर में काफी घुल मिल जाते हैं। इस तरीके दोस्तों अगले दिन शाम के समय जो है ट्रेन लखनऊ जाकर रुकती है। दोनों ही वहां पर उतरते हैं। उतरने के बाद दोस्तों अमन कहता है कि तुम्हें और कोई मतलब सहायता चाहिए हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो रितिका कहती है कि आपने मेरे ऊपर इतना एहसान किया है तो एक एहसान और कर दीजिए। लखनऊ में जो मेरे रिश्तेदार रहते हैं उनका प्रॉपरली एड्रेस तो मुझे नहीं पता है कि आखिर क्या है, वो कहाँ रहते हैं। आप मुझ पर एक एहसान कर दीजिए कि कुछ दिन के लिए आप मुझे अपने घर रख लीजिए। मैं कोशिश करूंगी उनको ढूंढने की, जैसे वो मिल जाएंगे मैं आपके घर से चली जाऊंगी। अमन कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि अपने माँ बाप को क्या जवाब देगा, लेकिन उस लड़की की ऐसी हालत देखकर वो अमन उससे कहता है कि ठीक है, तो मेरे साथ चलो। इसके बाद दोस्तों दोनों रेलवे स्टेशन से उतरते हैं। अमन अपने घर के लिए एक टेम्पू बुक करता है जिसमें दोनों ही बैठकर सीधा अमन अपने घर पहुंचता है। अमन जैसे अपने दरवाजे पर दस्तक देता है, उसकी बहुत दौड़ती हुई संजू जो उससे बड़ी थी वो आती है और अपने भाई को देखकर सीधा अपनी माँ को आवाज देने लगती, कहती है कि माँ जल्दी बाहर आओ, अमन भैया एग्जाम देकर रिजल्ट भी साथ लेकर आए हैं। जिससे उसकी माँ कहती है कैसी बातें करे। जब उसकी माँ निकल कर आती है, सामने दरवाजे पे अमन के साथ एक लड़की को देखती है जो काफी खूबसूरत थी, देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। वो देख के मुस्कुराने लगती है। अमन से कहती है कि भाई तू तो एग्जाम देने गया था, इस लड़की को कहाँ से उठा लाया? अमन कहता है कि माँ मुझे अंदर आने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अमन अंदर आता है। संजू उस लड़की को लेकर जो गेस्ट रूम होता उसमें जाकर बैठ जाती है, जो बैठक होती है, और उसे पानी देती है। तब अमन अपनी माँ को बताता है कि माँ मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, तभी ये लड़की भागती हुई है। इसके पीछे कुछ गंडे पड़े हुए थे। मैंने इससे बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन इसने मुझे सच्चाई नहीं बताई। यहाँ पर इसका कहना है कि लखनऊ में इसके रिश्तेदार हैं। 2-3 दिन के अंदर ये उनका एड्रेस पता लगा लेगी तो ये उनके घर चली जाएगी। तब तक ये हमारे घर रहेगी। ये काफी डरी हुई है, इसके साथ कोई घटना घटी है लेकिन इसने मुझे बताया नहीं कि इसके साथ क्या हुआ है। तो उसकी माँ सुनती है तो कहती है कोई बात नहीं बेटा, आज हमारे घर पे भी बेटी है, ये भी किसी की बेटी है। तूने बहुत अच्छा किया जो इसको घर ले आया। इस प्रकार दोस्तों अमन की माँ खाना वगैरह बनाती है। उस लड़की से कहती है कि तुम बेटा हाथ मुंह धुल लो और मेरी बेटी के कपड़े पहन लो, मेरी बेटी के कपड़े तुमको आ जाएंगे। फिर वो लड़की नहाने के लिए जाती है और यानी अमन की बहन संजू उसे अपने कपड़े लाकर देती है। लड़की नहा धोकर फ्रेश हो जाती है। फिर अमन की माँ खाना बनाती है और अमन के पापा और उसकी बहन सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। रितिका को आज 2 साल बाद उसे ये लग रहा था कि खुद को कंफर्टेबल के साथ काफी अच्छा महसूस कर रही थी। वो खुद को फील कर रही थी कि आज ये लग रहा हो कि वो अपने परिवार के साथ आ गई। इस तरीके से दोस्तों उन लोग की हंसी मजाक होने लगती है और संजू जो है रितिका से काफी कुछ घंटों के अंदर घुल मिल गई थी। अगले दिन दोस्तों रितिका जो है बाजार जाती है। बाजार से बहुत सारा राशन का सामान खरीदती, घर की जितनी जरूरत की चीजें होती हैं वो सारा सामान पैक कराकर एक टेम्पू में लेकर यानी रितिका अमन के घर आती है। अमन की माँ देखती तो कहती है कि बेटी ये सब कराने की क्या जरूरत थी? तो रितिका कहती है कि अब मेरा ये घर है तो अपने घर में रहूंगी तो क्या मैं घर का खर्च भी नहीं उठाऊंगी? इस तरीके से दोस्तों अमन के घर के अंदर वो बहुत सारा सामान भर देती है। अब वो इतना घुल मिल गई थी कि वो अपने रिश्तेदारों को ढूंढना ही बंद कर दिया था, वो ढूंढना ही नहीं चाहती थी। और इधर अमन के परिवार वाले भी उसे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी पिछली जन्म की बेटी होगी, जो इस तरीके से उनका कनेक्शन बन चुका था। इस तरीके से दोस्तों जो रितिका थी, जहां पर अपने परिवार वालों की ढूंढने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन 10 दिन गुजर जाते, वो किसी की हाल खबर नहीं लेती। वो अमन के परिवार में बिल्कुल उसके सदस्य की तरह रह रही थी। इधर अमन की बहन संजू की शादी तय थी, जो शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। शादी के लड़कों वाले की डिमांड थी कि उन्हें एक बुलेट गाड़ी चाहिए थी, साथ में बहुत सारा दहेज चाहिए था। जब ये बात एक दिन यानी अमन के पिता फोन पर बात कर रहे थे, तो ये रितिका बैठी हुई सारी बातें सुन रही थी। तब रितिका अमन के पिता से जाकर कहती है, यानी कि अंकल जी मुझे बताइए, संजू दीदी की शादी को लेकर आपको क्या प्रॉब्लम है। तब वो कहने लगती कि बेटा, हमारी इतनी मतलब हैसियत नहीं है अपनी बेटी को ये सब कुछ दे सके। हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको बुलेट भी चाहिए, नगद कैश भी चाहिए और दहेज भी चाहिए। इतना सब हम कैसे कर सकते हैं। रितिका कहती है कि आप अंकल जी परेशान मत होइए। जिसके बाद दोस्तों अमन आ जाता है, तो अमन अपने पिताजी से कहने लगता है कि पापा परेशान क्यों हो रहे हो, जल्द से जल्द लोन की व्यवस्था करते हैं, लोन ले लेंगे। रितिका जब ये बात सुनती है तो कहती है आप परेशान मत होइए, हमारी संजू दीदी की शादी इतने धूमधाम से होगी कि पूरा गांव देखेगा, पूरा गांव तालियां बजाएगा और ऐसी शादी होगी कि इंसान कभी भूल नहीं पाएगा। जब ये बात अमन के पिता सुनते हैं तो वो हंसने लगते हैं कि बेटा तुम क्या कह रहे हो। तब रितिका कहती है कि आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए और आप शांत रहिए, बस आप शादी की तैयारी कीजिए और अच्छे अच्छे गहने बनवाइए, जो वो मांगने की डिमांड कर रहे हैं कोई भी कमी मत रखिएगा। इस प्रकार दोस्तों अमन के माता पिता जो है अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने लगते हैं। इधर रितिका अमन से कहती है कि मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए। अमन उसको मोबाइल देता है। वो अपने पिता का नंबर लगाती है। जैसे ही पिता यानी उसके मानिक चंद फोन उठाते हैं, अपनी बेटी की आवाज सुनते हैं, तो वो कहते हैं, फड़फड़ाने से लगती हैं, मतलब बहुत भावुक हो जाते हैं। कहते हैं कि बेटी, तुम्हें 2 साल से मैं ढूंढ रहा हूँ। हमने तो ये मान लिया था कि हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। ये बताओ कि तुम कहाँ से आई हो। जब रितिका सुनती है तो रितिका कहती है कि पिताजी मैं सही सलामत हूँ। हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी जो मैं आपको फुर्सत में बताऊंगी। बस आप ये समझ लीजिए कि अपने परिवार जैसा एक परिवार मिल गया है जिसने मुझे एक नया जीवन दे दिया। मैं जल्द से जल्द आपको एड्रेस बता दूंगी, मैं सही सलामत हूँ। फिर उसके पिता कहते हैं कि बेटा, मुझे तुमको देखना है तुम सही हो या नहीं। इसके बाद दोस्तों रितिका के पिता मानिक चंद वीडियो कॉल करते हैं अमन के मोबाइल पर। एक तरफ अमन का यानी परिवार बैठा हुआ था, दूसरी तरफ रितिका का परिवार। रितिका जो अपने परिवार को देखकर बेतहासा होकर रो रही थी, मतलब कहते हैं ऐसा रो रही थी कि अमन के परिवार वालों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने पिता से कह रही थी कि मुझे एक नई जिंदगी मिली है, लेकिन मेरी दास्तां बहुत बड़ी है, मैं आपको समय रहकर फिर समझाऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ आपसे, जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। वो लाखों रुपए की डिमांड करती है, कहती है कि इतने रुपए ये मैं एक को अकाउंट भेज रही हूँ, उसमें डाल दीजिए। रितिका के पिता मानिक चंद कहते हैं हाँ बेटी, तुरंत भेजो, मैं अभी डालने को तैयार हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इस तरीके से दोस्तों जो मानिक चंद थे, जितने रुपए रितिका ने बताए थे लाखों में, वो अमन के अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। जिसके बाद अमन की बहन संजू की बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। जो भी लड़कों वालों ने डिमांड की थी उनकी सारी डिमांडों को पूरा किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों शादी हो जाती है, संजू अपने घर चली जाती है। जाते जाते वो रितिका की तरफ देखती हुई जा रही थी, तो विदा होते हुए एक ही बात कहती है, मतलब रितिका से, कि तुम मेरे घर में एक लक्ष्मी माँ बनकर आई, इसने तुम मेरे घर में एक नई रोशनी भर दी, तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो रितिका संजू से कहने लगती है कि दीदी आप ऐसा मत कहिए, एहसान तो तुम्हारे भाई ने मुझ पर किया है इतना बड़ा कि मैं अपने लिए एक नई जिंदगी दी है, जिसका मैं एहसान कभी नहीं चुका सकती। उस एहसान के आगे ये कुछ भी नहीं है। ये तो मेरा फर्ज बनता था कि अपने परिवार और अपनी बड़ी बहन के लिए इतना भी ना कर सकूं। जब ये बात संजू सुनती है तो रितिका को गले लगा लेती है, बहुत ही रोने लगती है। जिसके बाद दोस्तों अमन का परिवार हंसते हंसते अपनी बहन को, अपनी बेटी को विदा कर देता है। इधर दोस्तों रितिका अमन इतने घुल मिल गए थे कि एक दूसरे को मनी मन पसंद करने लगे थे। एक दिन दोस्तों मौका देखकर, यानी अमन जो है रितिका को बाजार घुमाने गया था, वहीं बाजार में रितिका से कहने लगता है कि मेरे बारे में तुम क्या सोचती हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और अपनी आगे की जिंदगी पूरी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब ये बात रितिका सुनती है तो उसके चेहरे में मुस्कुराहट से आ जाती है, वो कुछ नहीं कहती। घर आकर दोनों बैठे हुए थे, अकेले बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे कमरे में। तभी रितिका कहती है कि तुमने आज मुझसे पूछा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझसे प्यार करते हो, यही एक बार बात अपने माँ बाप से पूछो, वो क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अमन कहता है ऐसी बात है तो मैं अभी पूछ के आता हूँ। अमन सीधे अपने मम्मी पापा के कमरे में जाता और कहता है कि मुझे आपसे एक बात कहनी है। अमन के पिताजी कहते हैं हाँ बताओ बेटा क्या बात है। अमन कहता है कि आपको रितिका कैसी लगती है, मैं रितिका से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने का विचार है। जब ये बात अमन की माँ और पिता सुनते हैं तो वो उठकर खड़े हो जाते और हंसने लगते, कहते हैं जो बेची हमारे घर लक्ष्मी बनकर आई है, भला लक्ष्मी को कोई ठुकराना चाहेगा। हम तो उससे पहले अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, लेकिन हम तुम्हारा मन जानना चाहते थे। अब तो तुम दोनों की मर्जी है, तो मेरी तरफ से शादी की हाँ। रितिका भी उस कमरे के अंदर आ जाती है, ये बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है। दोस्तों फिर रितिका जो है
अमन के माँ बाप से कहते हैं कि आप लोगों की शादी की हाँ है, अमन की भी शादी की हाँ है, लेकिन मेरी शादी में हाँ नहीं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तो अमन के माता पिता कहने लगते कि बेटी ऐसी तुम बात क्यों कह रही हो, आखिर मेरे लड़के में कोई कमी है क्या? माना कि हम तुम्हारी हैसियत के नहीं है, लेकिन मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है। दोस्तों फिर रितिका कहती है कि हैसियत की बात नहीं है अंकल जी, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार की बहू बनने लायक नहीं हूँ, क्योंकि जब आप मेरी सच्चाई जानेंगे तो आप कभी भी मुझे बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अमन के माँ बाप कहते बेटी ऐसी क्या बात है, आज तुम बता ही दो कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों रितिका अपनी सारी कहानी अमन के माँ बाप को वो बताती है कि किस तरीके से वो कोचिंग गई थी, वहां कुछ गुंडों ने कार में टक्कर मारी और उसको किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद उसको एक कोठे पे ले जाकर बेच दिया, जहां वो 2 साल रही। एक लड़की 2 साल कोठे पे रही तो सोचो उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा। अमन के जब ये माँ बाप सुनते हैं तो वो उठकर खड़े हो जाते हैं, सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस कमरे से निकलकर बाहर चले जाते हैं, अमन भी चला जाता है। इधर रितिका उस कमरे में सिसक सिसक कर रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। ये बात अमन के माता पिता तुरंत अपनी बेटी संजू को बताते हैं कि जिसे अपने घर की लक्ष्मी मान रहे थे वो तो एक कोठे वाली लड़की है, वो तो एक धंधे वाली लड़की है। जब ये बात संजू सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इधर दोस्तों अमन के माँ बाप जिस तरीके से अभी रितिका को प्यार करते थे, लेकिन रितिका की सच्चाई जानकर वो बड़ी शक की निगाहों से रितिका को देख रहे थे। रितिका कहने लगती है कि अब आप लोगों का क्या विचार है, मैं किसी की बहू बनने लायक नहीं हूँ और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद दोस्तों रितिका अपना सामान समेटने लगती है और अपने पिता से कहती है कि अगले दिन जल्द से जल्द आप यहाँ आने की तैयारी कीजिए। वो अपना एड्रेस भेज देती है कि मैं यहाँ पर हूँ। इस तरीके से दोस्तों इधर रितिका के पिताजी और उनका पूरा परिवार यानी फ्लाइट के जरिए लखनऊ पहुंचने की तैयारी कर रहा था। इधर दोस्तों अमन और माता पिता उनके कमरे में बैठे हुए थे कि कुछ घंटों के अंदर संजू अपने हस्बैंड के साथ अपने घर पहुंचती है। संजू जो है यानी अमन की बहन अपने घर पहुंचती है, अपने माता पिता से कहने लगती है कि अपने अमन की शादी को लेकर क्या डिसीजन लिया। तो अमन के माँ बाप कहने लगते बेटी क्या तुम पागल नहीं होगी, तुम जानती हो कि रितिका एक कोठे वाली है, अपने बच्चे का क्या भविष्य बर्बाद कर देंगे। तो संजू कहते हैं कि जब तक आपने उसकी सच्चाई नहीं जानी थी तब तक वो लक्ष्मी का रूप थी, आज जब उसकी सच्चाई पता लगी तो आपको इतनी बुरी लगने लगी। ये कैसे हो सकता है माँ बाप, यानी वो अपने मम्मी पापा से कहती है कि एक बार सोच के देखो, अगर आज रितिका की जगह हमारी बच्ची मैं होती और मेरे साथ भी यही फैसला होता तो आप क्या करते। इसमें क्या रितिका की क्या गलती, क्या रितिका जबरदस्ती उस कोटे पे गई थी? नहीं, उसको धोखे से ले जाया गया था। क्या उसने अपना जीवन खुद बिताना चाहा? नहीं, उसको एक नया जीवन मिला, अमन ने दिया है। अगर शायद उसे अमन उस दिन नहीं बचाता और किस्मत उसे फिर ले जाकर वहीं रख देती, शायद भगवान को अमन उसका साथ मंजूर था, इसीलिए तो वह अमन के साथ आकर रुकी। जब ये अमन के माता पिता बात सुनते हैं संजू की, वो कुछ नहीं बोलते। संजू कहने लगती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी बनकर इस घर में आती जाती रहूं, तो मैं चाहती हूँ कि अमन की शादी रितिका के साथ कर दो। अगर आप अमन की शादी रितिका के साथ नहीं करोगे तो आज से हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं रहेगा और ना मैं आज के बाद कभी भी इस घर में पैर रखूंगी। जब ये बात उसके माता पिता रितिका सुनती है तो रितिका संजू से कहती है कि दीदी आप मेरे लिए इतना बड़ा फैसला मत लीजिए, क्योंकि मैं अब किसी की बहू बनने लायक नहीं हूँ, ना ही किसी की बेटी लायक हूँ। आज आपके परिवार ने ठुकरा दिया, कल पता नहीं मेरे परिवार वाली मेरी सच्चाई जानकर मुझे क्या रिएक्शन देंगे। इसमें कोई गलती नहीं है, समाज ऐसा ही होता है। इस प्रकार दोस्तों संजू कहने लगती मैं कुछ नहीं जानती हूँ रितिका, मैं अपने माँ बाप से जो सवाल किया है मैं उसका आंसर जानना चाहती हूँ कि वो तुमसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे। इधर दोस्तों अमन जो है खड़ा उठता है, अपने माँ बाप से कहता है कि आपका कोई फैसला हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मैं रितिका के साथ 7 जन्म तक रहना चाहता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता कि 2 सालों तक उसका क्या हुआ, मैं यही नहीं समझता हूँ कि उसका कुछ पास्ट था, तो मैं ये जानता हूँ कि मुझे ट्रेन में मिली और जैसी मिली मैं उसे वैसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। अमन के माँ बाप जब अमन के मुंह से ये बात सुनते हैं तो कहने लगते हैं बेटा मुझे कोई हर्ज नहीं है तुम्हें इससे शादी करने, क्योंकि मैं बस यही नहीं चाहता था कि हम अपनी जिम्मेदारी को तुम पर थोप दें। तुम्हारा अगर डिसीजन है रितिका से शादी करने का तो हम सहमति देते हैं, तुम शादी कर सकते हो। इस प्रकार दोस्तों रितिका की आंखों में आंसू थे। अमन के माँ बाप आकर उसे बहुत समझाते हैं, कहते हैं बेटा कि तुम्हें तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, ये सब समय का खेल है। मतलब तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो एक समय के साथ हुआ, कोई अनहोनी कहकर नहीं आती, तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटी जो तुम जीवन भर भुला नहीं सकती हो। लेकिन अमन से शादी करके एक नए जीवन की शुरुआत। इस प्रकार दोस्तों घुल मिल जाते। अगली सुबह दोस्तों जैसे सूरज निकलते हैं, अमन के घर पर जो है रितिका के माँ बाप पहुंच जाते हैं बताए हुए एड्रेस पे। रितिका जब अपने माँ बाप को देखती है तो उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी माँ के हाथ पैर कांप रहे थे अपनी बेटी को देखकर।
जिस प्रकार दोस्तों अमन के माता पिता उनके परिवार वालों का स्वागत करते हैं, उन्हें बैठालते हैं। जिसके बाद दोस्तों सारी आप बीती जो है यानी अपने परिवार वालों को रितिका सुनाती है कि उसके साथ 2 सालों में क्या क्या हुआ। जब उसके परिवार वाले ये बातें सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए उनके पास शब्द कहने को नहीं रह जाते। सिर्फ रितिका के पिताजी उठते हैं और अपनी बेटी को गले लगा लेकर कहते हैं कि बेटा, तुमने तो तुम्हारे साथ जो हुआ हम कुछ नहीं जानते, हम यही जानते हैं कि जो रितिका हमारी पहले थी वो हमारी आज है। फिर रितिका कहती है कि अमन के परिवार वाले यानी अमन है मुझसे शादी करना चाहता है। जब ये बात रितिका के माता पिता सुनते तो कहती हैं, बेटा अगर तुम दोनों की राजी है, अमन से अच्छा तुम्हें लड़का नहीं मिल सकता जिसने तुम्हें एक नया जीवन दिया है। तुम उसकी कहते अमानत हो चुकी है। इस प्रकार दोस्तों फिर रितिका की और अमन की शादी जो है इतने धूमधाम से की जाती है कि पूरा गांव से लेकर पूरा इलाका देखने लगता है कि इतने प्यार से उनकी शादी की जाती है। दोनों ही पवित्र बंधन में बन जाते, एक नई जीवन की शुरुआत होती। तो दोस्तों आज की स्टोरी को आप क्या कहना चाहते हो कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो हमारी जिंदगी भर का हमारे साथ एक किस्सा सा बनकर रह जाते हैं। तो दोस्तों आज की स्टोरी पसंद है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बाकी आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं जिसका मुझे इंतजार रहता है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, आगे भी ऐसे ही बनाए रखें। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई घटना के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।